हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल अकेडमी। मेरा नाम है सुमित त्यागी और जैसा कि आप इस पीपीटी के फ्रंट पेज पर देख रहे हो, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है एक ऐसे ग्रुप पर जिसने ग्लोबल टेररिज्म को एक मेजर इशू बनाया। 9/11 2001 के बाद दुनिया को समझ में आया कि टेररिज्म किसी पर्टिकुलर स्टेट का इशू नहीं बल्कि एक ग्लोबल इशू है जिसे सिंगल कंट्री के लिए रिजॉल्व करना इम्पॉसिबल है और ग्लोबल कोऑपरेशन उसके लिए नेसेसिटी बन चुकी है। इसीलिए आज हम देखेंगे कैसे अल कायदा राइज कर चुका है और राइज कर चुका था एज अ ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप और किस तरीके से इसने दुनिया भर में अपनी रेडिकलिस्ट आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया, क्या इसका स्ट्रक्चर है और किस तरीके से आईएसआईएस के राइज होने से अल कायदा की इन्फ्लुएंस हमें कम होती हुई दिखती है। ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल कायदा कोई नया नाम नहीं है, आपने डेफिनेटली अल कायदा का नाम सुना होगा, हो सकता है आपको इसके बारे में डिटेल ना पता हो, लेकिन ये डेफिनेटली आपको पता होगा कि अल कायदा इज अ टेररिस्ट ग्रुप जो रेडिकलिस्ट फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक आइडियोलॉजी पे फंक्शन करता है। इसको फाउंड किया गया था 1988 में बाय ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन एक हाउस होल्ड नेम है। अबोटाबाद में 2011 में इसको मार दिया गया था बाय द यूएस आर्मी। सील्स ने इसको एसेसिनेट कर दिया था। इसका मेन गोल जो था जब इन्होंने अल कायदा को एस्टेब्लिश किया था ओसामा बिन लादेन ने, तो ये एक पैन इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते थे, मतलब एक ऐसी खिलाफत बनाना चाहते थे, एक ऐसा खलीफा बनाना चाहते थे जहां पूरी तरीके से आपको शरिया लॉ फंक्शन करता हुआ दिख जाए। तो पहली इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एक मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप है। दूसरी चीज इसे फाउंड कब किया गया? 1988 में किया गया। किसने किया? ओसामा बिन लादेन ने किया। गोल क्या था? पैन इस्लामिक कैलिफेट एस्टेब्लिश करने का इनका एक मेजर ऑब्जेक्टिव था। शुरुआत इसकी अफगानिस्तान में हुई थी, जिस टाइम सोवियत अफगान वॉर चल रही थी, जब बिन लादेन ने अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बेसिकली तालिबान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान ये जो अलकायदा है, इसने इसकी ग्लोबल प्रोमिनेंस तब बढ़ी या फिर इसको नजरों में ये तब आया जब इसको एक मेजर इशू की तरह देखना शुरू किया गया, जब इसने 2001 में WTC के ऊपर 9/11 अटैक्स कंडक्ट किए जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट किया गया था। एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 1979 के बाद से टिल 1988 अराउंड आपको यूएस अफगानिस्तान के अंदर यूएस और सोवियत वॉर देखने को मिलती है। बेसिकली यूएस इनडायरेक्टली लड़ रहा था, इसलिए हम उसे सोवियत अफगान वॉर बोलते हैं। सोवियत वाज ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देयर रूल इन अफगानिस्तान, क्योंकि वो उनकी प्रॉक्सिमिटी में था, तो वो चाहते थे किसी भी तरीके से यहाँ अफगानिस्तान में किसी ऐसे कंट्री का कंट्रोल ना आ जाए जो सोवियत की एडवर्सरी है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस। उसी टाइम पर जो रोनाल्ड रीगन उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो देतांते पीरियड फंक्शन करता हुआ दिखता है हमें कोल्ड पीरियड में, जो पीसफुल पीरियड था कोल्ड वॉर का, जिसे हम 1962 से 1977 तक के टाइम पीरियड में बोल सकते हैं, उसको खत्म करते हुए उन्होंने एक स्टार वॉर्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया और अफगानिस्तान के अंदर जितने भी अफगान्स रह रहे थे उनको जिहाद का चूरन चटाया और उनको ये बोल के कि सोवियत जो है वो आपके रिलीजन को टारगेट करने आए हैं, उनको आर्म सप्लाई करनी शुरू करे और सोवियत के अगेंस्ट लड़ने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करी, जिसमें आपको स्टिंजर मिसाइल्स भी देखने को मिल जाती हैं, जिसने सोवियत का जो एयर डोमिनेंस था उसको भी काउंटर करने में इन्होंने हेल्प की। लेकिन 1988 में इसी अफगान जिहादीज को सपोर्ट करने के लिए एक और ग्रुप बनता है जिसे हम अलकायदा बोल रहे हैं, जिसे फाउंड किया था ओसामा बिन लादेन ने, और मैंने आपको बता दिया उसकी प्रोमिनेंस आपको देखने को मिल रही है 9/11 अटैक्स के बाद। मूविंग ऑन, इसी फॉर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्मेशन 1988 में हुई। किसने की? ओसामा बिन लादेन ने की। साथ में इनके कौन थे? अब्दुल्ला आजम दूसरे प्लेयर थे इसमें, जो आपको एक मेजर फाउंडर की तरह देखने को मिलते हैं, और इनके साथ कुछ और लोग भी थे, और सोवियत अफगान वॉर में इन्होंने इस ग्रुप की एस्टेब्लिशमेंट की। सोवियत अफगान वॉर जो 1980s में चलती रही, पूरी तरीके से तालिबान को या फिर अफगान जिहादीज को बिन लादेन ने फंड किया, सपोर्ट किया, जो फाइटर्स थे जो सोवियत के खिलाफ लड़ रहे थे। जब सोवियत वॉर खत्म हो गई, सोवियत डिसइंटीग्रेट हो चुका है, सोवियत विड्रॉ कर चुका है अफगानिस्तान के उससे, अब अलकायदा का जो फोकस है वो सोवियत से शिफ्ट होकर चला जा चुका है यूएस पे और वेस्ट पे। उनका फोकस ये हो चुका है कि वो किसी भी तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस की इन्फ्लुएंस को अपोज करेंगे और पूरी तरीके से ग्लोबल जिहाद को प्रमोट करेंगे, मतलब पूरी दुनिया में जिहाद को प्रमोट करेंगे। और मिडिल ईस्ट में जो यूएस का इन्फ्लुएंस है, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, उसके अगेंस्ट वो कंटिन्यूसली फंक्शन करते रहेंगे। पूरे 1990s में उनका यही फोकस रहा। पहले सोवियत को अपोज कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन 1990s में उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस को अपोज करना शुरू कर दिया और ग्लोबल जिहाद को प्रमोट करना शुरू कर दिया।
1996 में बिन लादेन को अफगानिस्तान लौटना पड़ा जब उसे सऊदी अरेबिया से एक्सपेल कर दिया गया था। पहले वो सऊदी अरेबिया और सूडान में आपको उसका एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिल जाता है, वो रह रहा था, वहीं रिजाइड कर रहा था। लेकिन कॉज ऑफ हिज एक्टिविटीज जो बहुत ही ज्यादा एंटी वेस्ट मानी जाती हैं, और सऊदी अरेबिया आपको एक नेचुरल एलाई और एक ट्रेडिशनल एलाई देखने को मिलता है यूएस का, तो सऊदी अरेबिया ने इसको एक्सपेल किया। इवेंचुअली सूडान में ने भी इसको एक्सपेल कर दिया, जहां फिर उसके बाद अफगानिस्तान में आने के बाद इसने तालिबान के साथ अपनी एक अलायंस बनाई और वहां तालिबान को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। वापस बोल देता हूँ, पहले सोवियत से लड़ रहे थे, फिर यूएस से लड़ना शुरू करा। यूएस से कहाँ लड़ रहे थे? जिससे मिडिल ईस्ट में यूएस की इन्फ्लुएंस कम हो सके। फिर 1996 में बिन लादेन को सऊदी अरेबिया और सूडान से बाहर निकाल दिया जा रहा है, जहां वो रह रहा था। वो अफगानिस्तान आता है, जहां वो तालिबान के साथ टीम अप कर लेता है, राइट। 1998 के अंदर अलकायदा ने यूएस के ऊपर ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी, जिसके बाद उन्होंने यूएस एम्बेसीज पर बॉम्बिंग की, कीनिया और तंजानिया के अंदर। ये दो अफ्रीकन कंट्रीज हैं ईस्टर्न कोस्ट पर, जहां आपको यूएस एम्बेसीज पर बॉम्बिंग होती हुई दिखी थी 1998 में बाय अलकायदा। उसके बाद एक मेजर थ्रेशोल्ड, एक वाटरशेड मूवमेंट आता है, जिसके बाद से यूएस को रियलाइज हुआ कि टेररिज्म कोई रीजनल इशू नहीं है, टेररिज्म इज अ बेसिकली ग्लोबल इशू। और तब से आपको एक ग्लोबल टेररिज्म टर्म देखने को आ जाता है, जहां आपको ट्रांसनेशनल कोऑर्डिनेशन कैरी आउट होता हुआ दिखता है। 9/11 अटैक के बाद एक कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक जो कराए गए थे, इसकी वजह से एक पूरी ग्लोबल सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट पहुंचा और ये रियलाइजेशन हुआ कि टेररिज्म एक सिंगल कंट्री का इशू नहीं है, केवल इंडिया का इशू नहीं है। ये हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव भी है, मैं ये नहीं कह रहा ये अटैक हमारे लिए पॉजिटिव है, बट 1996 के अंदर हमने ना एक कन्वेंशन डाला था यूएन के अंदर, यूएनजीए में, कि यार टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक कन्वेंशन की जरूरत है जहां सबको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे हमें सीरियसली नहीं लिया गया था। जब इनके ऊपर खुद अटैक हुआ 2001 के अंदर, तब इन्हें समझ में आया कि जो 1996 में इंडिया कह के गया है वो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म 1990 से शेयर कर रहे थे। जेकेएलएफ जब से बना था कश्मीर के अंदर, तब से हम टेररिज्म को फेस कर रहे हैं, तो इसलिए हमने 1996 में ही ये कन्वेंशन डाला था, एक अपील डाली थी, रिक्वेस्ट डाली थी कि इसके ऊपर कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स की तरफ काम करना चाहिए। लेकिन उस टाइम लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। जब तक खुद नहीं सफर करते तब तक समझ में नहीं आता। ये बेस्ट एग्जांपल है जो यूएस के साथ 2001 में हुआ। उसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि टेररिज्म के लिए कोऑर्डिनेट करना एक वांट नहीं, नीड है। इसके बाद अलकायदा ने अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू करा, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर अपने एफिलिएट्स बनाए, अपनी टीम बनाई, उनके आइडियोलॉजी पर फंक्शन करने वाले लोग बनाए। लीडरशिप में चेंज होता हुआ देखा मैं 2011 में, जब बिन लादेन को मार दिया गया था अबोटाबाद पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान अबोटाबाद के अंदर बेसिकली आपको लादेन छुपा हुआ बैठा हुआ दिखा था, और उसे फिर अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने उसको टारगेट करके वहीं मार दिया था। लेकिन लादेन की डेथ के बाद आपको अयमान अल जवाहिरी आपको टेक ओवर करते हुए दिख जाते हैं, जो इस टाइम पे आपको अलकायदा के चीफ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वो उस तरीके से लीड नहीं कर पाए जिस तरीके से आपको उसामा बिन लादेन लीड करते हुए दिख रहे थे। उसके बाद से ही आपको थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ दिखता है अलकायदा ग्रुप, बट स्टिल इसकी इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रही थी। सॉरी। इनकी आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी है सबसे पहले जिहाद। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल और होली वॉर, राइट। अलकायदा देखती है जिहाद को एक रिलीजियस ड्यूटी है कि वो उसे इस्लाम को डिफेंड करना है अगेंस्ट एनिमीज। अब ये एनिमीज कौन कौन है? ये एनिमीज वेस्ट हैं। ये एनिमीज कौन है? ये जो नॉन इस्लामिक गवर्नमेंट्स देखने को मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया। कोई भी नॉन इस्लामिक गवर्नमेंट जहां भी आपको देखने को मिलेगी, जहां मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, कोई भी ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शरिया पे नहीं चल रहा है, कहीं ऐसी कंट्री जहां आपको मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा देखने को मिल रही है लेकिन शरिया फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो अलकायदा उसके खिलाफ भी लड़ेगा। और वेस्ट के अगेंस्ट तो उसने टारगेट करना शुरू कर ही दिया था। तो मैं बोल सकता हूँ कि जिहादी स्ट्रेटेजी अपनाई, जिहादी आइडियोलॉजी अपनाई, जिसमें ये इस्लाम को डिफेंड करना चाहते थे अपने एनिमीज के अगेंस्ट। वो एनिमीज कौन है? वेस्ट हैं और नॉन इस्लामिक गवर्नमेंट्स हैं जो कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में एग्जिस्ट करती हुई दिखती हैं। इनका एक मेजर एंटी वेस्टर्न सेंटीमेंट है। ये यूएस को और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो आपको मुस्लिम कंट्रीज में देखने को मिलता है उसको कंप्लीटली अपोज करते हैं, और उनको एक थ्रेट की तरह देखा जाता है इस्लाम के अगेंस्ट। और मेजरली ये मानते हैं कि इनके आने की वजह से हमारा इस्लाम जो है, हमारे लॉज जो है, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो करप्ट हुई है। दूसरी चीज हमें तकफीरिज्म देखने को मिलती है। अलकायदा तकफीरिज्म के कंसेप्ट को प्रमोट करता हुआ दिख जाता है, या जिसे हम बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ तकफीर, इस कंसेप्ट को प्रमोट करता हुआ दिख जाता है। ये कहना, इसके अंदर ये सीधा सीधा है कि जो मुस्लिम्स रेडिकल बिलीफ जो है अलकायदा के, उनसे एग्री नहीं करते तो उनको भी मारा जा सकता है, उनके अगेंस्ट भी वायलेंस यूज किया जा सकता है। मतलब ये समझिए कि इट इज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स वर्सेस अदर्स, इट इज अगेंस्ट अलकायदा
कि रेडिकल आइडियोलॉजी वर्सेस अदर्स। अगर कोई मुस्लिम भी है जो अलकायदा की रेडिकल आइडियोलॉजी से बिलीव नहीं करता, तो अलकायदा तकफिरिज्म के कंसेप्ट से या कंसेप्ट ऑफ तकफिर के हिसाब से उसको भी मार सकता है, उसको भी मारना जस्टिफाई कर सकता है। दूसरा हमारे पास एंटी शाइट व्यूज आते हैं। एंटी शाइट व्यूज में बहुत ज्यादा बिलीव करता है अलकायदा। जो शिया सुन्नी कंफ्लिक्ट है, अलकायदा एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक डीप होस्टिलिटी है शियाइट मुस्लिम्स के अगेंस्ट। जो शियाज हैं उनके अगेंस्ट एक काफी ज्यादा नफरत भरी हुई है इस ग्रुप के अंदर। वो मानते हैं कि ये काफिर हैं, इसलिए ये इनके अगेंस्ट वायलेंट एक्शंस में एंगेज करने की भी बात करते हैं। आसान भाषा में जैसा मैंने बताया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मुस्लिम्स वर्सेस अदर्स। जो मुस्लिम्स रेडिकल आइडियोलॉजी पर बिलीव नहीं कर रहे और जो मुस्लिम सुन्नी नहीं है, बेसिकली जितने भी शिया मुस्लिम्स हैं उनको इन्होंने काफिर बता दिया, उनको उन्होंने बता दिया कि हेरेटिक्स हैं, ये असली रियल इस्लाम फॉलो नहीं करते, तो इनके अगेंस्ट भी वायलेंस यूज किया जा सकता है। ग्लोबल कैलिफेट बनाने का इनका टारगेट है कि ये चाहते हैं कि एक पैन इस्लामिक कैलिफेट बनाया जाए, एक यूनिफाइड इस्लामिक स्टेट बनाया जाए जिसे पूरी तरीके से शरिया लॉ से चलाया जाएगा, जिससे जितनी भी आपको मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर सेक्युलर गवर्नमेंट्स फंक्शन करती हुई दिखती हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो दे आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल एशियन कंट्रीज, दे आर टॉकिंग अबाउट टर्की, दे आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीज लाइक जॉर्डन, जहां आपको सेक्युलर गवर्नमेंट्स देखने को मिलती हैं। उनको ये पूरी तरीके से अपोज करते हैं और ये बोलते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज में, जहां मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, वहां शरिया ही होना चाहिए। और उसको इन्होंने ग्लोबल कैलिफेट या फिर पैन इस्लामिक कैलिफेट के नाम से बेसिकली प्रोजेक्ट किया। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि अलकायदा का स्ट्रक्चर क्या है, अलकायदा में जो सबसे सेंट्रल लीडरशिप का कोर ग्रुप है उसमें सबसे ऊपर होते हैं सुप्रीम लीडर। जैसे स्टार्टिंग में जो टॉप लीडर थे, जैसे हमारे पास उसामा बिन लादेन था पहले, फिर उसके बाद अयमन अल जवाहिरी बनता हुआ दिखता है। ये अल्टीमेट अथॉरिटी है, मतलब जितनी भी आपको डिसीजन मेकिंग होती हुई दिखेगी, जितनी भी डिसीजन मेकिंग आपको होती हुई दिख रही है, जितने भी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करना है ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए, वो टॉप लीडरशिप से आ रही है। तो मतलब आप इस तरीके से देखिए कि ये इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है। यहाँ टॉप पे आपको टॉप लीडरशिप बैठी हुई दिख जाती है, जिसमें हमें उसामा बिन लादेन देखने को मिल रहे थे, अभी अयमान अल जवाहिरी देखने को मिल रहे हैं, राइट। दूसरी चीज, उसके पास एक शुरा काउंसिल होती है। सबसे टॉप पे तो लीडरशिप हो गई, उसके बाद एक शुरा काउंसिल होती है, राइट, जो मिडिल में आपको फंक्शन करती हुई दिख जाती है। ये सीनियर लीडर्स की एक कंसल्टेटिव बॉडी है, एडवाइजर्स हैं ये, जो डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहते हैं। फाइनल डिसीजन कौन लेगा? सुप्रीम लीडर लेगा, लेकिन जो बेसिकली ऐसा मान लीजिए पीएम है, ये इनके कैबिनेट है, तो यहाँ कैबिनेट में डिसीजन मेकिंग हो रही है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पीएम ले रहा है, जो बेसिकली आपको सुप्रीम लीडर देखने को मिल जा रहा है। तो लास्ट स्ट्रक्चर है जो हमारे पास सबसे नीचे देखने को मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं ऑपरेशन सेल्स। ये स्मॉल और सीक्रेटिव यूनिट्स होती हैं जो स्पेसिफिक ऑपरेशंस कंडक्ट कराती हैं, जैसे प्लान अटैक किस तरीके से किया जाएगा, मेंबर्स को रिक्रूट करने का काम। और ये अपने आप भी कभी कभी ऑपरेट कर जाती हैं, लेकिन उसी आइडियोलॉजी पर फंक्शन करते हुए जिसके लिए सेंट्रल लीडरशिप काम करता है। जैसे होता है ना, कभी कभी आप अटैक सुनोगे कि किसी इंसान ने अटैक कर दिया अपने हिसाब से, बाद में कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको क्लेम कर लेती है कि ये हमारा बंदा था, हमने कराया टेररिस्ट अटैक टू स्प्रेड आउट द टेरर। तो ये ऑपरेशन सेल्स जो हैं, ये इनकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। ग्रास रूट लेवल पर प्लानिंग भी यही करती हैं, अटैक भी यही कैरी आउट करती हैं। ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, मतलब बेसिकली ये प्लानिंग अथॉरिटी है, और ये सुप्रीम लीडर जो है ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में आपको रीजनल एफिलिएट्स भी देखने को मिलते हैं। केवल ये अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट में ही सीमित नहीं है, आपको इनके नेटवर्क जो है, इनकी रीजनल ब्रांचेस जो हैं, वो कई कंट्रीज में स्प्रेड होती हुई दिखती हैं, जो इनकी कोर आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने का काम कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल AQAP, अल कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला, ये अरेबियन पेनिनसुला पे ज्यादा टारगेट करती है, स्पेशली यमन और सऊदी अरेबिया वाले रीजन में, जिससे वहां एक पैन इस्लामिक और शरिया रूल स्टैब्लिश किया जा सके और रेडिकलाइजेशन को स्प्रेड किया जा सके। दूसरा में अल कायदा इन इस्लामिक मगरिब देखने को मिल रहा है। ये नॉर्थ अफ्रीका वाला जो कंट्री है और जो सहेल रीजन है, देखो जो सहेल रीजन में आ जाते हैं हमारे पास, अगर हम देखना शुरू करें तो मॉरिटानिया, नाइजर, नाइजीरिया, माली, ये सारी जो कंट्रीज हैं हमारी, ये सहेल रीजन में देखने को मिलती है। मतलब मॉरिटाना से अगर आप स्ट्रेट सेम लैटिट्यूड में चलते जाएंगे टुवर्ड्स ईस्ट अफ्रीका, वो सहेल रीजन है। और जो नॉर्थ अफ्रीका है उसमें हमें मोरक्को, इजिप्ट, अल्जीरिया, लीबिया, ये कंट्रीज देखने को मिल जा रही हैं। तो इस रीजन में भी आपको अल कायदा का एक मेजर एस्टेब्लिशमेंट या ग्रुप देखने को मिल जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आपको अल कायदा का एक ग्रुपिंग देखने को मिल जाती है, जो साउथ एशिया में एक्टिव है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों में आपको इनके स्लीपर सेल्स और इनके बंदे देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ एक इस्लामिक आइडियोलॉजी को और एक पैन इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए बैठे हैं। रिसेंटली NIA की एक रिपोर्ट भी आई थी कि जो 2022 में जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, PFI, उसको बैन कर दिया गया है। उसके एक बंदे ने की एक रिकॉर्डिंग मिली है, जिनका ये प्लान है कि अल कायदा और ISIS की हेल्प से इंडिया में पूरी तरीके से एक पैन इस्लामिक स्टेट
एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। तो सीधे सीधे आपको पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका लिंक भी अलकायदा से इंडिया में देखने को मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसे पहचान के बैन कर दिया गया है। एक अल शबाब नाम से आपको एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है जो सोमालिया में फंक्शन करती है, जो बेसिकली अलकायदा का ही एफिलिएट है और ये टारगेट करती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसे हम सोमालिया ही बोलते हैं, राइट। मूविंग ऑन, अलकायदा का अगर ग्लोबल इन्फ्लुएंस देखा जाए तो मेजोरिटी ऑफ द जो टेररिस्ट अटैक होते हैं ग्लोबली, उनके लिए जनरली आपको अलकायदा रेस्पॉन्सिबल दिखती थी बिफोर द राइज ऑफ आईएसआईएस। 9 सितंबर का 11 सितंबर का अटैक हो जाए चाहे वो यूएस के अंदर, जिसकी वजह से पूरी ग्लोबल सिक्योरिटी ही, मतलब अब तक का वन ऑफ द वर्स्ट अटैक माना जाता है 9/11 को, और उसके लिए भी अलकायदा ही रिस्पॉन्सिबल था। ये जिहादिस्ट आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने का काम करते हैं, अपने रेडिकल बिलीव्स को प्रमोट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो भी इस्लामिक आइडियोलॉजी और रेडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले लोग हैं, ये अलग अलग रीजन्स में इनके साथ ग्रुपिंग करते हुए दिखते हैं, इनके एफिलिएट ग्रुप्स बनते हुए दिखते हैं। लोकल कन्फ्लिक्ट्स में भी इनका इम्पैक्ट है। ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं, लाइक अफगानिस्तान वाले रीजन में, इराक वाले रीजन में, सीरिया में, अफ्रीका में, जिससे ये वहाँ के अपने एफिलिएट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं और वायलेंस को भी इंस्टिगेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। मतलब बेसिकली उस जगह आपको शांति नहीं बनने देंगे, जहां भी इन्हें अपना टारगेट अचीव करना है, जब तक ये पैन इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश नहीं कर देंगे तब तक वहां ये उस रीजन को डिस्टेबलाइज ही करके रखेंगे। पिछले कुछ टाइम में इनका डिक्लाइन देखने को मिला है। डिक्लाइन क्यों देखने को मिला है? डिक्लाइन देखने को मिला है बिकॉज ऑफ द ग्रुप्स लाइक इस्लामिक स्टेट, दैट इज आईएसआईएस, जिसे पहले हम आईएसआईएल भी बोलते थे, जहां एल का मतलब होता है लेवांटे, जो खुद भी एक पैन इस्लामिक स्टेट की बात कर रहा था। जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स किए गए इसके अगेंस्ट, अलकायदा के अगेंस्ट, और जो आईएसआईएस का राइज हुआ उसकी वजह से इसका मेजर डिक्लाइन देखने को मिला। इसके सिंपैथाइजर्स और लोन वॉल्फ अटैक्स भी, लोन वॉल्फ अटैक वन ऑफ द मेजर रीजन है। ये इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करती है इसकी आइडियोलॉजी, और वो लोन वॉल्फ अटैक कैरी आउट कराते हैं इंडिपेंडेंटली। लोन वॉल्फ अटैक क्या होता है? जब आपको बहुत सारे लोग अटैक करते हुए ना दिखें, जब कोई सिंगल बंदा जाए, जैसे आपको इस टाइम यूरोप में जो अटैक होते दिख रहे हैं कि यार एक पार्टी चल रही थी, एक बंदा ट्रक लेके घुसा, उसने सब लोगों को चल गया, लोग मर गए। एक ऐसा बंदा जो लोग घुसा, बंदूक लेके घुसा और सबने गोलियां मारनी शुरू कर दी, और बेसिकली उसे हम बोलते हैं सिंगल बंदा जब कोई अटैक कैरी आउट करता है बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट, उसे हम बोलते हैं लोन वॉल्फ अटैक, राइट। तो उसके भी इसके सिंपैथाइजर्स भी काफी हैं, और लोन वॉल्फ अटैक कैरी आउट कराने के लिए भी अल-कायदा को जाना जाता है। आईएसआईएस का क्या इम्पैक्ट पड़ा? आईएसआईएस के राइज की वजह से आपको अल-कायदा के रेलेवेंस पे क्या इम्पैक्ट होता दिखता है? आईएसआईएस अल-कायदा से ही टूटकर बना था 2014 में। 2014 में अंडर द लीडरशिप ऑफ अल-बगदादी आपको आईएसआईएस बनता हुआ दिखता है अल-कायदा से टूटकर। डिफरेंस थे इनकी आइडियोलॉजी में और लीडरशिप में। मतलब अल-बगदादी आईएसआईएस की लीडरशिप ले रहा था, अल-कायदा की लीडरशिप आपको ज़वाहिरी के पास देखने को मिल ही रही है। आईएसआईएस का फोकस था टेरिटोरियल कंट्रोल के ऊपर और सेल्फ डिक्लेयर कैलिफेट के ऊपर, जबकि ये एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में काम करना चाहते थे, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते थे अल-कायदा वाले। आईएसआईएस एक टेरिटोरियल कंट्रोल के ऊपर फंक्शन कर रहा था और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी और शॉर्ट टर्म अटैक्स पे फोकस कर रहा था। इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से ये दोनों ग्रुपिंग्स टूटती हुई दिखती हैं और 2014 में आपको आईएसआईएस बनता हुआ दिखता है। लीड लॉस ऑफ लीडरशिप इन्फ्लुएंस, आईएसआईएस के जो टेरिटोरियल गेन्स थे और जो एग्रेसिव टैक्टिक्स थे, उसकी वजह से आपको अल-कायदा ओवरशैडो होता हुआ दिखता है, जिसकी वजह से इसकी प्रोमिनेंस जो है ग्लोबल जिहादिज्म में वो आपको रिलेटिवली कम होती हुई दिखती है। जिहादिस्ट स्ट्रेटेजी में भी शिफ्ट आया। आईएसआईएस चाहता था कि जब भी मैं कोई अटैक करूं तो मैं नाम क्लेम करूं, विजिबिलिटी रहनी चाहिए, लोगों के अंदर डर बना रहना चाहिए कि ये अटैक आईएसआईएस ने करा है। दूसरी चीज, शॉर्ट टर्म टेरर अटैक्स पे वो फोकस कर रहा था, टेरिटोरियल कंक्वेस्ट पे वो फोकस कर रहा था, जबकि अल-कायदा का अगर आप फोकस देखोगे तो उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी थी और वो स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस करता था कि अटैक हो भी जाए उसको पता भी ना चले किसने किया, राइट। तो एक बेसिकली एक फेम का भूखा था, एक बेसिकली बोलते हैं कि बैकग्राउंड में रहकर काम करना चाहता था लेकिन इम्पैक्ट उतना ही चाहता था। इन दोनों डिफरेंसेस की वजह से आपको ये दोनों अलग अलग होते हुए दिखते हैं। रिक्रूटमेंट में भी इम्पैक्ट हुआ जब आईएसआईएस की रेडिकल अप्रोच से बहुत सारे रेडिकल फाइटर्स जो दुनिया भर में इस्लामिस्ट थे वो अट्रैक्ट हुए, उससे सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अल-कायदा की अपील और जो अल-कायदा के रिक्रूटमेंट थे उसमें आपको काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिलता है। इसकी ऑपरेशनल रीच में भी डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि अगर आईएसआईएस की जो प्रेजेंस थी मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से अल-कायदा की इन्फ्लुएंस और ऑपरेशंस जो है रीजन में, उनमें काफी ज्यादा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है या कम होते हुए दिखते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट अल-कायदा। आई गेस आपको पता चल चुका है बना कब, फाउंड कब हुआ, स्ट्रक्चर क्या है, बिलीफ क्या है, आईएसआईएस का क्या इम्पैक्ट है, एंड इवेंचुअली आज की डेट में व्हाई दे गॉट डिवाइडेड। ये जो अल-कायदा और बेसिकली आईएसआईएस हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। इन्हीं सारी इंफॉर्मेशन के साथ और इसको ध्यान में रखते हुए आपके सामने क्वेश्चन है,
इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे कहने से मैं कह रहा हूँ इसलिए मत कीजिएगा, आपका भला है इसलिए कीजिएगा। डिस्कस द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस, organizational structure, and global influence of Al Qaeda. How has the rise of groups like ISIS impacted its relevance in contemporary global terrorism? दोनों को कंपेयर करना है और ये भी बताना है। पहले तो फोकस हमारा अलकायदा पे रहेगा और जिस तरीके से हमने इस पीपीटी को स्ट्रक्चराइज किया था वैसे ही आपको अपने संसद को भी स्ट्रक्चराइज करना है, जिसमें आईएसआईएस के इम्पैक्ट को भी आपको शोकेस करने की जरूरत है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज चहल एकेडमी एंड हैव अ गुड डे।